अब हम बात करेंगे इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है और बायोडाइवर्सिटी में इनका इंपॉर्टेंस क्या है और इनके जरिए कैसे हम विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का संरक्षण करते हैं। तो जो वाइल्ड लाइफ होती है या नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनके संरक्षण के दो तरीके हैं। एक तो इन सीटू कंजर्वेशन है और दूसरा एक्स सीटू कंजर्वेशन। अगर हम इस ग्राफ के जरिए अगर बात करें तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के दो तरीके हैं। अगर हम घर में ही, नेटिव प्लेस में ही, नेचुरल होम में ही कंजर्वेशन करते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है या बायोस्फीयर रिजर्व है, तो वो सारी चीजें इन सीटू कंजर्वेशन के तहत आती हैं। लेकिन यही चीजें अगर हम आर्टिफिशियल तरीके से बना के करते हैं, जैसे सीड बैंक, अगर हम विभिन्न प्रकार के बीजों का बैंक बनाते हैं, चिड़ियाघर है या बोटेनिकल गार्डन है, ये सब घर के बाहर की चीजें हैं, घर से बाहर कंजर्वेशन करते हैं, तो ये आता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो इनकी परिभाषा क्या हो गई? इन सीटू कंजर्वेशन प्राकृतिक आवास में एक लुप्त प्राय पौधे, पौधा जो होना चाहिए, लुप्त प्राय पौधे या जीव प्रजातियों की रक्षा करने की प्रक्रिया है। रक्षा मतलब संरक्षण की प्रक्रिया है, यहाँ कंजर्वेशन की बात की जा रही है। इसमें प्रजातियों को इसके वास्तविक स्थान पर या इसके उत्पत्ति के स्थान पर संरक्षित किया जाता है। प्रजाति का जन्म जहां होता है, जो उसका मूल स्थान है, जो उसका नेटिव प्लेस है, वहां पर हम इसका कंजर्वेशन करते हैं। तो इसके उदाहरण क्या हो गए? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। ये तीन चीजें क्या होंगी? इन सीटू कंजर्वेशन के पार्ट होंगे। तो फिर एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है? एक्स सीटू संरक्षण क्या है? इसमें प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षित करते हैं। ये हो गया अंतर इन दोनों के बीच में, इन सीटू और एक्स सीटू के बीच में अंतर। और इसमें आनुवांशिक संसाधनों का भी संरक्षण करते हैं। जो प्रजातियां हैं उनकी जेनेटिक रिसोर्सेज का भी कंजर्वेशन करते हैं। वन्य जीव जो वाइल्ड लाइफ है और जो वनस्पतियां हैं उनका संरक्षण करते हैं, जैसे वानस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, जीन बैंक और डीएनए बैंक। ये सब क्या है? एक्स सीटू कंजर्वेशन के उदाहरण है। अब आइए देखिए राष्ट्रीय उद्यान क्या है। जो हमने तीन चीजों की बात की, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, ये तीनों क्या है और तीन तीनों के बीच में अंतर क्या है? राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र है जो वन्य जीवों की सुरक्षा और उनके रखरखाव के लिए आरक्षित होता है, और यहाँ पर वानिकी, पशु चराई जैसी गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है, और इसमें निजी स्वामित्व के अधिकारों की भी अनुमति नहीं होती। यानी हम न वहां पे जमीन खरीद सकते हैं और न हम दावा क्लेम कर सकते हैं वहां के किसी जमीन और रिसोर्सेज पे अपने ओनरशिप का। जैसे राष्ट्रीय उद्यान का एक उदाहरण है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसा क्षेत्र है जहां सिर्फ जानवरों का संरक्षण किया जाता है, और यहाँ पर लकड़ी की कटाई जैसी मानवीय गतिविधियां, मामूली वन उत्पादों को इकट्ठा करना और कुछ निजी स्वामित्व के अधिकारों की अनुमति दी जाती है। तो ये बेसिक अंतर हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेचुरल पार्क में। लेकिन जिन निजी स्वामित्व के अधिकारों की अनुमति दी जाती है, उसमें मानवीय गतिविधियों के जरिए वन्य जीवों के संरक्षण में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि जो इंसान की गतिविधियों से वहां वन्य जीवों की संरक्षण में दखल होता हो और उन पर प्रभाव पड़ता हो। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? जो ये नाम है बायोस्फीयर रिजर्व का, इसका नाम दिया है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को ने दिया है। और एक तरह से इंटरनेशनल ये टर्म है, टर्मिनोलॉजी है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, और एक तरह की खास श्रेणी है जहां मानव आबादी भी वन्य जीव संरक्षण
व्यवस्था का हिस्सा होती है। यहाँ इंसान की जो पॉपुलेशन है, आबादी, वो भी वन्य जीव संरक्षण का हिस्सा होती है। क्यों होती है? क्योंकि मानवीय गतिविधियां भी, जो स्थानीय लोग हैं, वो वन्य जीवों के संरक्षण में ज्यादा एक्सपर्टीज उनके पास होती है, और उनके जो अनुभव होते हैं उनका इस्तेमाल करके हम विभिन्न प्रकार के पादप और जीवों का संरक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं बायोस्फीयर रिजर्व के, वो जरा ध्यान से सुनिएगा। बायोस्फीयर रिजर्व के 3 हिस्से हैं। क्या हिस्से हैं? कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन। कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन। तो क्या अंतर है तीनों में? कोर का मतलब सबसे अंदर का इलाका। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, उसमें एकदम सेंटर पॉइंट जो है वो कोर है। ये अविभाजित होता है और कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्र होता है। और बफर जोन जो होता है कोर और ट्रांजिशन जोन के बीच स्थित होता है। कुछ शैक्षिक गतिविधियों की यहां अनुमति दी जाती है। ट्रांजिशन जोन जैव मंडल रिजर्व का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। सबसे आउटर जो लेयर है वो ट्रांजिशन जोन है, और वहां पर फसल, वानिकी, मनोरंजन, मछली पालन या दूसरे गतिविधियों की इजाजत दी जाती है। ये तो इनका जो इन इलाकों का कौन सा हिस्सा जो है कहां पर आएगा, उसको ध्यान से इस चित्र में आप देख सकते हैं। जो सबसे बाहर का इलाका है ट्रांजिशन जोन है। बीच में जो हमने ये शेडेड एरिया दिखाया है वो बफर जोन है, और सेंटर में कोर जोन है। तो आपके ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं कि जो ह्यूमन सेटलमेंट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मकान बने हुए हैं। तो ये ह्यूमन सेटलमेंट का इलाका है। तो आपको ये जानना है कि जो शोध कार्य हैं, जो साइंटिस्ट अगर शोध करना चाहें, वो इन तीनों इलाकों में जा सकते हैं। कोर जोन में जा सकते हैं, बफर जोन में जा सकते हैं, और ट्रांजिशन जोन में जा सकते हैं। लेकिन पर्यटन और मानव आवास, अगर कोई घूमना फिरना चाहे पर्यटन की दृष्टि से, और दूसरा इंसान अगर बस्ती बनाकर रहना चाहे, सेटलमेंट बना के रहना चाहे, तो ये बफर में कम होता है, लेकिन बफर में भी होता है। और ट्रांजिशन जोन में कंपेरेटिवली बफर के ज्यादा उसकी इजाजत होती है। तो आपको इन चीजों की बातें समझनी है कि शोध कार्य की इजाजत कहाँ हुआ है और कहाँ नहीं है, पर्यटन और मानव आवास की अनुमति कहाँ है और कहाँ नहीं है। कौन से इलाकों को बायोस्फीयर रिजर्व माने माने जाएंगे? बायोस्फीयर रिजर्व के लिए 3 मानदंड हैं। पहला, वो क्षेत्र प्रकृति संरक्षण के दृष्टिकोण से संरक्षित और न्यूनतम अशांत क्षेत्र होना चाहिए। मतलब वहां किसी भी तरह की जो मेट्रो सिटीज या शहरों की घटनाएं वहां पे नहीं होनी चाहिए। मतलब अशांति का क्षेत्र नहीं होना चाहिए, और प्रकृति संरक्षण का एक इलाका होना चाहिए। दूसरा, उसका जो कोर क्षेत्र है वो जैव भौगोलिक इकाई होनी चाहिए, और यह क्षेत्र इतना बड़ा होना चाहिए कि वो पारिस्थितिकी तंत्र के सभी पोषण स्तरों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जीवों की संख्या को बनाए रख सके। जैव भौगोलिक इकाई का मतलब ऐसी भौगोलिक इकाई जहां पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां निवास करती हैं, विभिन्न प्रकार के जीवन निवास करते हैं। और इसमें मैंने इकोलॉजी में आपको ट्रॉपिक लेवल बताया था ना, पोषण स्तर। तो ये कह रहा है कि कोर जो क्षेत्र है उसमें सभी पोषण स्तर होने चाहिए, प्राथमिक स्तर, द्वितीयक स्तर और तृतीयक स्तर, और सब जो है एक पिरामिड के रूप में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होने चाहिए। मतलब वहां पर सभी जीव जो है अपने पोषण की जरूरतें हैं उसी पिरामिड में, उसी पारिस्थितिकी संतुलन में प्राप्त करते हो। तो ये दूसरा कंडीशन है बायोस्फीयर रिजर्व के चुनाव के लिए। तीसरा क्या है? क्षेत्र में पारंपरिक आदिवासी या ग्रामीण स्तरीय जीवन यापन के तरीकों को संरक्षित रखने की क्षमता होना चाहिए। मतलब वो जो क्षेत्र है, वहां के ट्राइबल एरिया है, ट्राइब्स हैं और वहां के विलेजर्स हैं, उनका जो लाइवलीहुड है, उनका जो जीवन है,
उनको संरक्षित कर सके और उनकी जो जरूरतें हैं जीवन यापन की, मतलब आदिवासी या ग्रामीण स्तर के लोगों का कैसे निवास करते हैं, वो पर्यावरण की चीजों पर निर्भर करते हैं। उनका भोजन, आवास, रहना, ये सब कुछ पर्यावरण के बहुत ही नजदीक होता है, तो वो सरवाइव कर सकें। और हमारे देश में ट्राइबल्स के सामने बहुत चुनौतियां आ गई हैं, जैसे से शहरीकरण बढ़ रहा है, जैसे से ग्रामीण जो स्तरीय जीवन यापन कम होता जा रहा है, और शहरी इलाका या शहरी मानदंड या शहरी चीजों का विस्तार होता जा रहा है, वैसे वैसे जो हमारे ट्राइबल्स जो फैक्टर्स हैं वो हमारे मिनिमाइज होते जा रहे हैं। तो ये तीन जो है शर्तें हैं जो कि बायोस्फीयर रिजर्व के मानदंड के लिए हैं। आइए एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम के बारे में पढ़ते हैं। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है? 1971 में यूनेस्को ने शुरू किया था मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, और एक तरह का यह वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है और विभिन्न देशों के साइंटिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, MAB। तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि पीपल यानी लोग और उनके वातावरण के बीच संबंधों में सुधार लाया जाए, और इस सुधार को कैसे लाया जाएगा? वैज्ञानिक आधार प्रदान करके, साइंटिफिक अप्रोच का इस्तेमाल करके। ये है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। और इसके तहत भारत में जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनमें से 12 को मान्यता प्रदान की गई है। मैं जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बारे में डिटेल अभी आज के क्लास में बाद में बताऊंगा। पहले ये समझ लीजिए कि 12 बायोस्फीयर कौन है जिनको मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत मान्यता प्रदान की गई है। सबसे पहले नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को प्रदान किया गया। गल्फ और मन्नार, मन्नार की खाड़ी को सुंदरबन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचनकमार, अमरकंटक में है अचनकमार, ग्रेट निकोबार, अगस्तमाला, खंगचेनजोंगा और पन्ना। इनके बारे में डिटेल अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, एक इसमें विस्तार से बताऊंगा। अभी यहाँ पे समझ लीजिए कि इन 12 बायोस्फीयर रिजर्व को मैप के तहत शामिल किया गया, और भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। वो 18 क्या है और ये 12 क्या है, दोनों में अंतर समझिएगा। तो अभी मैंने आपको राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और बायोस्फीयर के बारे में बताया, तो इनके बीच में अंतर देख लीजिए। अगर हम संरक्षण की बात करें तो नेशनल पार्क में वन्य जीवों का संरक्षण होता है। वन्य जीव अभ्यारण्य में खास प्रजाति के पौधे या जानवरों का संरक्षण होता है, और बायोस्फीयर रिजर्व में खास पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े हुए, मतलब एक इकोसिस्टम में ढेर सारी प्रजातियां आ जाएंगी। तो आप देखिए जैसे जैसे यहाँ आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, उसका दायरा बहुत बढ़ रहा है। राष्ट्रीय उद्यान में सिर्फ वन्य जीवों की बात की गई है, और वन्य जीव अभ्यारण्य में खास प्रजाति के पौधे या जीव दोनों भी शामिल हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व में एक पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम की बात की जा रही है। तो ये संरक्षण के ये दायरे की बात हो गई। अब इसमें कौन से नियम कानून लागू होते हैं? नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट लागू होता है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू होता है। लेकिन यहाँ पर जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त और राष्ट्रीय सरकारों द्वारा मनोनीत स्थान है। मतलब ये मैप के तहत भी आते हैं, और इस मैप में भारत में 12 है, और जो दुनिया की जो सरकारें हैं वो भी इनको मान्यता देती हैं। तो ये इनसे जुड़े हुए विधान के बारे में बात हो गई। अगर सुरक्षा स्तर की बात करें तो नेशनल पार्क में अभ्यारण्य की तुलना में अधिक सुरक्षा होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कम सुरक्षा होती है, और बायोस्फीयर रिजर्व चूंकि सरकारों से इनकी मान्यता मिली हुई है तो इनकी सुरक्षा का स्तर सबसे ज्यादा होता है। मानव गतिविधियों की अगर बात करें तो राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क में चराई, शिकार, वानिकी या खेती जैसी गतिविधियों को साफ रूप से मना किया गया है। लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य में कुछ हद तक यहाँ पर इनकी अनुमति है,
अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो सिर्फ बफर और ट्रांजिशन जोन में ही अनुमति होती है मानव गतिविधियों की, बाकी जगहों पर नहीं होती है। मतलब कोर एरिया में बिल्कुल नहीं होती। तो भी अभी मैंने आपको बताया कि जो तीन एरिया है, कोर, बफर और ट्रांजिशन, इस पर कई बार सवाल आए हैं आपके एग्जाम में। तो मानव गतिविधियों का जो हस्तक्षेप है, मानव का जो हस्तक्षेप है बायोस्फीयर रिजर्व में सिर्फ बफर और ट्रांजिशन जोन में होता है। उसमें भी बफर में कम होता है, ट्रांजिशन में ज्यादा होता है। तो ये आपको समझना है। अगर हम बॉर्डर की बात करें, सीमाओं की बात करें, तो नेशनल पार्क की जो सीमाएं हैं कानून द्वारा, लॉज द्वारा स्पष्ट रूप से डिफाइन की जाती हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सीमा निश्चित नहीं होती है। और बायोस्फीयर रिजर्व की भी सीमाएं जो होती हैं कानून द्वारा स्पष्ट रूप से डिफाइन की जाती हैं। हम एक नेशनल पार्क को कभी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों को हम बायोस्फीयर रीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा कि जो भारत में महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनमें से बहुत सारे तो नेशनल पार्क के दायरे में आते हैं। अगर हम आईयूसीएन स्टेटस की बात करें, आईयूसीएन के बारे में पिछले क्लास में बताया जा चुका है। आईयूसीएन स्टेटस में नेशनल जो पार्क है कैटेगरी 2 ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज के तहत आती हैं। जो संरक्षित क्षेत्र है उनकी कैटेगरी 2 के तहत आती हैं, जबकि वाइल्ड लाइफ जो क्षेत्र हैं उनको कैटेगरी 4 में रखते हैं, और बायोस्फीयर को कैटेगरी 5 में रखते हैं, फिर 5 में रखते हैं। कैटेगरी 2 में नेशनल पार्क, कैटेगरी 4 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और आईयूसीएन की कैटेगरी 5 में बायोस्फीयर रिजर्व रखते हैं। तो ये अंतर हो गया इन तीनों के बारे में। अभी कुछ समय पहले 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व को मान्यता दिया है यूनेस्को ने। और ये आता है मुरा, द्रवा और डेन्यूब। मुरा, द्रवा और डेन्यूब, इन 3 नदियों के इलाके के आसपास जो क्षेत्र हैं उनको मान्यता दी गई है। और इसमें 5 देशों, ये दुनिया का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व है, 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व। तो और इसे ही यूरोप का अमेजन कहते हैं। अमेजन क्यों कहते हैं? क्योंकि अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, और ये 3 देशों से मिलकर होकर गुजरती है। दक्षिण अमेरिका के ब्राजील, कोलंबिया और पेरू से होकर गुजरती है। और ये नदी से जुड़ी हुई जैव विविधताएं बहुत ज्यादा है। और इस नदी से लगभग 1000 से ज्यादा सहायक नदियां हैं। इसकी 1100 से ज्यादा सहायक नदियां हैं। और ये यूरोप, ये दक्षिण अमेरिका का एक तरह से लाइफ लाइन कहा जाता है अमेजन को। तो इसीलिए उसी की तुलना में कहा गया यूरोप का अमेजन क्या क्या है। अमेरिका का तो अमेजन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यूरोप का जो अमेजन है उसमें मुरा, द्रवा और डेन्यूब जो नदियां हैं उनको शामिल किया गया है। और उसमें 5 देश का एरिया शामिल है। 5 देशों में कौन से देश शामिल हैं? ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी तथा सर्बिया। ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी तथा स्लोवेनिया। और इनके बीच का 700 किलोमीटर का एरिया शामिल है। इसका उद्देश्य है कि लगभग उन नदियों की पास का जो एरिया है, लगभग 25,000 किलोमीटर का एरिया है, उसको फिर से संरक्षित करना, उनको जीवित करना, और साल 2030 तक यूरोपीय यूनियन के 1/3 भूमि क्षेत्र को संरक्षित करना है। इसका उद्देश्य है, इसीलिए उसको यूरोप का अमेजन उनको मान्यता दिया है यूनेस्को ने। ये एरिया जो है इसमें आप देखिए जो डार्क ग्रीन से
एरिया जो दिखाया गया है यही एमडीडी के इलाके हैं, मुरा, द्रवा और डेन्यूब के इलाके हैं। द्रवा नदी आप देखिए ये बीच में बहती है द्रवा, और डेन्यूब राइट हैंड साइड में देखिए सबसे किनारे, ये सर्बिया से होते हुए गुजरती है। और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए स्लोवेनिया के पास, ऑस्ट्रिया और से आगे और स्लोवेनिया के पास द्रवा नदी गुजरती है। तो इनका लोकेशन आप देख लीजिएगा, द्रवा कहाँ है, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया से होते हुए, मुरा किधर है, क्रोएशिया से होते हुए, और फिर द्रवा आगे चल के मुरा से मिल जाती है और फिर निकलती है हंगरी से होते हुए, और आगे चल के डेन्यूब सर्बिया के पास जाके डेन्यूब में जाके मिल जाती है। तो ये 3 नदियों के पास का इलाका है, लगभग 700 किलोमीटर का एरिया यूरोप का, और इसे यूनेस्को ने मान्यता प्रदान किया है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण इलाका है, और यहाँ पर सफेद पूंछ वाले चील पाए जाते हैं, ईगल्स पाए जाते हैं, और उनका प्रजनन क्षेत्र है। ये सबसे खास एरिया है जहां कर सफेद पूंछ वाले चील अपना प्रजनन करते हैं। तो आपके एग्जाम में देखिए पिछले 2 साल से वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं। देखने में बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं लेकिन ट्रिकी हैं और इम्पोर्टेंट हैं। तो ये जो सफेद पूंछ वाला जो चील है उसका प्रजनन क्षेत्र है, और सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र का इलाका है ये जो एमडीडी का इलाका है। और इसके अलावा लुप्त प्राय प्रजातियों का भी ये गढ़ है। कौन सी लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, लिटिल टर्न, ब्लैक स्टॉर्क, उदबिलाव, बीवर और स्टर्जन। ये क्या है, लिटिल टर्न, ब्लैक स्टॉर्क ये जल पक्षियां हैं, उदबिलाव, बीवर ये खास तरह के नेवले जो होते हैं ना हमारी तरफ भारत में, वो एक तरह के बीवर जो होते हैं, उदबिलाव, और स्टर्जन पक्षियां। तो ये लुप्त प्रजातियां हैं, इनका भी इलाका है ये। और हर साल लगभग 2.5 लाख से अधिक प्रवासी जल पक्षियों का ये गंतव्य स्थान है। इसका कुल क्षेत्रफल 10 लाख हेक्टेयर है, और इसीलिए इसको यूरोप का अमेजन भी कहा जाता है, क्योंकि यूरोप में यह सबसे बड़ा नदी संरक्षित क्षेत्र है। दुनिया का पहला ये चित्र हमने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से लिया है। तो यहाँ पे इस चित्र में कुछ खास चीजें दिखाई आ रही हैं एमडीडी की, मुद्रा, द्रवा और डेन्यूब जो बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें ये जो सफेद पूंछ वाला जो चील है, वहां ये जो इलाका है यूरोप में सबसे ज्यादा इस चील का हाईएस्ट ब्रीडिंग डेंसिटी है, सबसे ज्यादा प्रजनन का इलाका है एमडीडी का इलाका। इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। इस इलाके में लगभग 13 सिंगल प्रोटेक्टेड एरियाज हैं और 2000 खास तरह के क्षेत्र हैं, रीजनल पार्क्स हैं, नेशनल पार्क हैं। एक जो बायोस्फीयर रिजर्व के जो 3 इलाके हमने बताए थे, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन, इसका कोर जोन लगभग 10% है, लगभग 900 वर्ग किलोमीटर के बराबर। जो बफर जोन है वो 20% है, मतलब इसका दोगुना 1800 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। और ट्रांजिशन जोन इसका 6600 वर्ग किलोमीटर, 70% का इलाका है इसका ट्रांजिशन जोन है, काफी बड़ा इलाका है। तो ये 5 देशों को कवर करता हुआ मुद्रा, द्रवा और डेन्यूब बायोस्फीयर रिजर्व। इस बायोस्फीयर रिजर्व ने यूरोपीय ग्रीन डील में अपना बहुत महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व निभाया है। यूरोपीय ग्रीन डील का मतलब होता है वहां पर जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है ना यूरोप का, मतलब यूरोप में यूरोपियन कंट्रीज ने, यूरोपियन यूनियन ने अपने पूरे इलाके में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो तरीके अपनाए हैं उनमें इस बायोस्फीयर रिजर्व का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये जो इलाका है बहुत बड़ा कार्बन सिंक है और कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की बायोडाइवर्सिटी भी पाई जाती है। तो ये सारी चीजें मिलकर इसको क्लाइमेट एक्शन प्लान में शामिल करने के लिए डिजर्व करती हैं। आइए एक और इंटरेस्टिंग राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो हाल में
असम गवर्नमेंट ने शामिल किया है देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान ये क्या है? इसे पूरब का अमेजन भी कहा जाता है। देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, इसको पूरब का अमेजन कहा जाता है। असम सरकार ने देहिंग पटकई वन्य जीव अभयारण्य को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। किया है। असम में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार के बाद। मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये भी एक फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए, नोट कर लीजिएगा। और असम में कुल 9 राष्ट्रीय उद्यान है। सॉरी, असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब तीसरे स्थान पे हो गया। दूसरा, पहले पे मध्य प्रदेश और अंडमान। देहिंग रिवर है, देहिंग नदी का नाम है, जो इस जंगल से होकर गुजरती है। और पटकई पहाड़ी है, इसी के नाम में देहिंग पटकई रखा गया है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ब्लू कलर का है, यही पूरा इलाका देहिंग पटकई इलाके में आता है। देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ पर एक देहिंग रिवर है, इसका लोकेशन देख लीजिएगा। ये असम का एकमात्र वर्षा वन है जो असम के तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ और शिवसागर जिलों में फैला हुआ है। और यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि ये अरुणाचल प्रदेश राज्य तक भी फैला है। तो आपकी परीक्षा में आता है कि देहिंग पटकई राज्य असम के अलावा किस दूसरे पूर्वोत्तर भारत के राज्य से तक फैला हुआ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर हुआ। यह भारत का एकमात्र अभ्यारण्य है जो जंगली बिल्लियों की 7 अलग अलग प्रजातियों का निवास स्थान है। ये भारत का एकमात्र अभ्यारण्य है जो जंगली बिल्लियों की 7 अलग अलग प्रजातियों का निवास स्थान है। तो उसमें तेंदुआ, बाघ, ये सारे आते हैं, गोल्डन कैट और मार्बल कैट। तो ये भी एक फैक्ट है। असमिया जो मैकैक बंदर है, वो भी यहाँ पे पाया जाता है। और ये IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल किया गया है। तो ये असम का 7वां नेशनल पार्क था, देहिंग पटकई। बाकी जो 6 नेशनल पार्क हैं, ये हमने चित्र में दिखाए हैं। उनमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। ये 6 और हैं। इनकी लोकेशन आप देखिएगा। एक्सट्रीम लेफ्ट में रायमोना है, फिर उसके बाद मानस है, फिर ओरंग, नामेरी, काजीरंगा, देहंग पटकई के ऊपर है डिब्रू सैखोवा। तो एक क्रम और इनका लोकेशन जरूर समझ लीजिएगा। ये भी आपके लिए एक अच्छा फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए। भारत में जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? हेली नेशनल पार्क। और इसे ही आज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं, जो कि उत्तराखंड में है। ये भी एक फैक्ट है। तो ये जो हमने नेशनल पार्क के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जो बेसिक चीजें हमने बताया, उसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा।